अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम सर। कैसे बेटा, ठीक हो? जी बेटा, शुरू करिए, और लोगों ने आने। एक मिनट में कॉल दोबारा इनिशिएट
अच्छा बेटा, आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। और ये टॉपिक है हमारे पास वायर एंटेनास का टॉपिक है। और लेट अस सी कि ये हमें क्या कहता है, ठीक है। और अगर हम साथ में बुक को भी देखिए, ओके। तो मैंने बुक को भी खोल लिया ताकि कुछ तस्वीरों की जो हमें ज़रूरत अगर पड़ सकती है तो वो हम कर लें। ओके बेटा, वायर एंटेनास ऐसे एंटेनास को कहते हैं जो कि एक पीस ऑफ वायर से मिलके या कंबाइन करके बनाए जाते हैं, ठीक है। ये एक लार्जर पीस ऑफ वायर भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन या एडिशन ऑफ डिफरेंट वायर सेगमेंट्स भी हो सकता है, ठीक है। इफ़ यू रिमेंबर, आपके अगर आप अपने लैब सेशंस को देखें, आई एम नॉट श्योर कि आपने उसमें कितना गौर किया है। जब आप उसमें ज्योमेट्री की कमांड देते हैं, मेरा ख्याल है जी जी समथिंग से शुरू होती है, तो उसमें यू डिफाइन पहली चीज़ जो आप डिफाइन करते हैं वो टैग डिफाइन करते हैं। और फिर आप ये डिफाइन करते हैं कि कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स होंगे, ठीक हो गया। ये जो टैग है नॉर्मली आप इसको 1 कह देते हैं और जो आगे नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं इनको आप 3 4 5 जो भी आपने देना होता है वो दे देते हैं, ठीक है। होता ये है कि इवेंचुअली जब भी हम किसी एंटेना को स्टडी कर रहे हैं तो हमारा मकसद ये है कि उस पर्टिकुलर एंटेना का रेडिएशन पैटर्न क्या होगा, ये हमारी ख्वाहिश है, ठीक है। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। वी आर इंटरेस्टेड टू डिटरमिन व्हाट इज द रेडिएशन पैटर्न ऑफ द एंटेना। और आप मुझे क्या बताएंगे कि किस तरह के या कितनी तरह के पैटर्न्स होते हैं? कैन यू प्लीज टेल मी? Omnidirectional, directional or isotropic. ठीक है, जब हम पैटर्न को ड्रॉ करते हैं तो किस क्वांटिटी को हम ड्रॉ कर रहे होते हैं, मैं उस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ। Power. ठीक है, पावर। उसके अलावा कोई और चीज भी होती है? Field. पावर और फील्ड, ओके। से फॉर एग्जांपल वी आर इंटरेस्टेड टू डिटरमिन इन पावर पैटर्न। इस पावर पैटर्न तक हम कैसे पहुंचते हैं? व्हाट इज द बेसिक मेथड that we reach to this power pattern?
अच्छा, नॉर्मली चलिए ये बताते हैं कि जो पावर पैटर्न होता है इसको हम किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम प्लॉट करते हैं। Spherical coordinate. स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। और ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम 3D पैटर्न में इंटरेस्टेड हैं या 2D पैटर्न में इंटरेस्टेड है, राइट? ओके, नाउ say for example we have a coordinate system, we are interested in evaluating, we are interested in plotting the radiation pattern using a polar plot, ठीक है? और spherical coordinate system में से we have taken two things, one is r, the other one is theta, और इन दोनों चीज़ों को हम वेरी करेंगे और फाई को फॉर एग्जांपल हमने फिक्स कर दिया, वी से कि वी आर ड्राइंग इट एट फाई इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है? ओके, तो नाउ प्लीज टेल मी कि व्हाट शुड आई हैव इफ आई वांट टू स्टार्ट plotting the power pattern on this graph. What should I have? मेरे पास कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होना चाहिए, राइट? ऐसे ही है ना? I would say power in terms of r theta is equal to समथिंग, ठीक है? दिस इज माई इक्वेशन जिसमें कोई r और थीटा की वैल्यूज होंगी, ठीक है? नाउ अभी तक हमने जो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, इफ आई वांट टू रीच टू दिस पॉइंट कि पावर, रेडिएटेड पावर क्या है, ठीक है? तो व्हाट आर द बेसिक क्वांटिटीज दैट आई हैव और व्हाट इज द प्रोसीजर दैट आई हैव दैट विल लीड मी अप टू दिस पॉइंट? क्या तरीकाकार है? जी जनाब, प्लीज कौन बताएगा? जी जनाब, बताएं ना बच्चों। Sir, radiation intensity. ओके, फॉर्मूला था हमारा। ठीक है। रेडिएशन इंटेंसिटी इज पावर पर सॉलिड एंगल, ठीक है? अगर हमारे पास सॉलिड एंगल है और रेडिएशन इंटेंसिटी है तो हम पावर में पहुंच सकते हैं। और उसके अलावा और कौन सी ऐसी चीज थी जो कि पावर से रिलेटेड थी? सर डायरेक्टिविटी के लिए, डायरेक्टिविटी बाय हम्म, 4 पाई। ठीक है, वो तो आगे रेडिएशन इंटेंसिटी से निकल आएगा। तो लेकिन मैं एक्चुअली, मेरा सवाल ये है कि या आपके पास ये होना चाहिए या आपके पास ये होना चाहिए ना, यानी ये दोनों चीजें होंगी तो आप पावर तक पहुंच सकेंगे, ठीक है? ये किस तरह से कैलकुलेट होता है, डू यू नो? व्हाट अबाउट दिस? आप लोग सोचने में थोड़ी स्ट्रगल करें जिसका मतलब है कि आप पढ़ नहीं रहे, लेकिन चलें, व्हाट अबाउट दिस? पावर डेंसिटी, व्हाट इज दिस? एंटेना की टर्म्स में पावर डेंसिटी को क्या बोलते हैं एंड व्हाट इज इट मैथमेटिकली? क्या चीज है ये? पावर पर यूनिट एरिया, इस साइड पे क्या है? व्हाट इज पावर डेंसिटी? व्हाट इज इट कॉल्ड?
सर पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर, वेरी गुड। पॉइंटिंग वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं? W एवरेज या W रेडिएटेड। ओके, ये बता सकते हैं पॉइंटिंग वेक्टर किसके इक्वल होता है? व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? सर E क्रॉस H होता है इसमें इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड, E क्रॉस H। इसका मतलब है कि if we want to go to power, if we want to determine this, we need to have expressions of E and H. Okay, E और H तक अब हम कैसे पहुंच सकते? तो we are working our way from power pattern. If we want to determine power pattern, we need to determine this. This one is equal to this, and now we need to see कि how can we determine expressions for E and H. Any thoughts? कैसे डिटरमिन करेंगे? चलिए ये बता दें, ये क्वांटिटी किससे रिलेटेड होती है, ये क्वांटिटी किससे रिलेटेड होती है, इस पर्सपेक्टिव से वोल्टेज बताएं। डिफरेंस से रिप्रेजेंट करेंगे। वेरी गुड, ये क्वांटिटी रिलेटेड है वोल्टेज से एंड ये क्वांटिटी है रिलेटेड करंट से, राइट? ऐसे ही हुआ ना? ठीक है, और हमें ये बात पता है कि एंटेना कब रेडिएट करता है? अगर टाइम वेरिंग करंट हो उसके अंदर फ्लो कर रहा है। ऐसी बात ही है ना, एक बेसिक क्वांटिटी जो कि एंटेना को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, दैट इज व्हाट? टाइम वेरिंग करंट, राइट? ये बात की थी ना हमने, एक्सेलरेटेड चार्ज या टाइम वेरिंग करंट। ओके, ये बेसिक चीज है हमारे पास। तो अब इससे हमें ये पता चला। अच्छा, और फर्दर ऑन एक और फॉर्मूला, जिस तरह से ओम्स लॉ होता है, हमें ये बात पता है कि V इज इक्वल टू आई आर या V over I is equal to R, and in the same go we know that E over H is equal to क्या है हमारे पास? दोनों कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज हैं तो Z, राइट? ऐसे ही है ना, एज पर ओम्स लॉ यही चीज बनती है ना हमारे पास। E over H should be equal to impedance of the antenna. Okay, now so the process is that what we have to do, we start from the current, then we go to the current से magnetic field, from magnetic field we go to electric field, then from these two quantities we go to pointing vector, from pointing vector we go to power, ठीक है? And then we get this expression. This expression is dependent upon R या theta, and उस एक्सप्रेशन में जब हम ये दो वैल्यूज डालते हैं, फाई भी होता है लेकिन फाई को कांस्टेंट ले लेते हैं, जब ये दो वैल्यूज डालते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे आ जाता है, ठीक है? जो आपने रेडिएशन इंटेंसिटी की बात की थी, इट वाज नॉट इनकरेक्ट, लेकिन इवन रेडिएशन इंटेंसिटी इफ यू रिमेंबर इज पॉइंटिंग वेक्टर इनटू आर स्क्वायर, इफ यू रिमेंबर दैट, राइट? ऐसी बात ही है ना? यस सर। और ये रेडिएशन इंटेंसिटी हम इस वजह से ले लेते हैं क्योंकि हम ये कहते हैं कि फार फील्ड के अंदर जो हमारा पैटर्न है, दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस। जब हम फार फील्ड में चले जाते हैं तो रिगार्डलेस यू आर 1 मीटर अवे, यू आर 2 मीटर्स अवे, 3 मीटर, 10 मीटर्स, जितना मर्जी आप दूर चले जाएं, एज लॉन्ग एज यू रिमेन इन दी फार फील्ड ऑफ द एंटेना, आपका जो पैटर्न है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस दैट यू आर एट, ठीक है? उसकी जो शेप है, तो देन बाय मल्टीप्लाइंग दिस बाय दिस क्वांटिटी हम डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, देन वी गेट रेडिएशन इंटेंसिटी एंड दैट इज द सेम थिंग। हम उसको भी पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इट इज नॉट टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है? तो दिस इज द प्रोसीजर दैट वी डू। ओके, नाउ अब थोड़ा बहुत, नाउ द थिंग इज कि जो वायर एंटेनास हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स। वी हैव स्टडीड डाइपोल, आज हम लैब में मोनोपोल को स्टडी करेंगे, लेटर ऑन हम हीलिक्स एंटेना को स्टडी करेंगे।
तो वायर एंटेनास को स्टडी करने के लिए या उनके लिए ये सारे एक्सप्रेशंस डिटरमिन करने के लिए हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं विच इज कॉल्ड अ शॉर्ट इन्फिनिट शॉर्ट डाइपोल भी कह सकते हैं इसको। इसका नाम हर्ट्जियन डाइपोल भी है और इसका नाम इन्फिनिटेसिमल डाइपोल भी है, ठीक है। और व्हेन वी कंसिडर दिस डाइपोल वी से कि ये एक ऐसा डाइपोल है जो कि बहुत छोटा है, ठीक है, और इसके ऊपर जो करंट है अलोंग द डाइपोल, ठीक है, जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का ये मतलब नहीं है कि इट इज नॉट टाइम वेरिंग। कांस्टेंट का मतलब ये टाइम वेरिंग ये इस तरह से हो जाएगी कि एक साइकिल में अगर करंट की डायरेक्शन इस तरफ है तो अगले साइकिल में करंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी। लेकिन द पॉइंट इज कि लेंथ ऑफ द डाइपोल इज सो स्मॉल कि जब आपका ट्रांसमिशन लाइन से करंट आया यहाँ पे तो इट इज नॉट लाइक कि ये कुछ इस तरह की चीज नहीं है, ठीक। इट इज नॉट लाइक दिस, इट इज द सेम। ये इतना छोटा है कि जब ट्रांसमिशन लाइन से आया है तो द करंट विच इज डेवलप्ड अक्रॉस इज रफली अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो इस केस में डायरेक्शन इस तरफ है, जब अगला साइकिल आएगा तो वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन स्टिल करंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। अब इस शॉर्ट डाइपोल को दो सवाल हमारे पास आते हैं। नंबर वन, इज दिस शॉर्ट डाइपोल अ प्रैक्टिकल सिस्टम या प्रैक्टिकल डाइपोल, नंबर वन। नंबर टू, कि इस शॉर्ट डाइपोल को स्टडी करने का फायदा क्या है हमें, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर मैं पहले कर देता हूँ। इसको स्टडी करने का फायदा ये है कि से फॉर एग्जांपल यू हैव अ लैम्डा बाय 2 एंटेना, तो आई से कि आई एज्यूम कि जो मेरा लैम्डा बाय 2 एंटेना है दिस इज मेड अप ऑफ से फॉर एग्जांपल 11 शॉर्ट डाइपोल्स, ठीक है। एंड आई से 1 2 3 4 5 एंड देन ये मिडल सेगमेंट 6th और फिर इस तरह से। तो आई से कि दिस इज मेड अप ऑफ 11 शॉर्ट सेगमेंट्स, ठीक है। एंड व्हाट आई से कि यार अच्छा ठीक है, आई डिटरमिन इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस, I determine electric field because of this, I determine electric field because of this, ठीक है। And then later on, I apply superposition principle on it and I say कि electric field at any point P, ठीक है, which is probably somewhere over here, ठीक है, is the combination या is the addition summation of all the small electric fields of different segments where S is equal to 1 से लेके 11 तक, ठीक हो गया। तो सारे के सारे जो सेगमेंट्स हैं उनके इफेक्ट को मैं जब एडअप कर लेता हूं तो आई गेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न, ठीक है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जो नेक सॉफ्टवेयर है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन का जो सॉफ्टवेयर होगा वो रफली अपनी कैलकुलेशंस बैकएंड पे इसी तरीके से करता है। वो पूरे सिस्टम को डिवाइड करता है इनटू स्मॉल नंबर ऑफ सेगमेंट्स एंड देन इट डिटरमिन्स कि वो किस रिलेटिव लोकेशन पे है, उसको फैक्टर इन करते हैं, अभी हम उसमें नहीं जा रहे। एंड देन इट टेल्स यू कि व्हाट इज द ओवरऑल पैटर्न और वो कुछ कैलकुलेशंस करके तो आपको एक पूरी फील्ड इवैल्यूएट करके दे देता है, ठीक है। तो ये तो हो गया सेकंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि अच्छा ठीक है, आपने मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर लिया बट प्रैक्टिकली यू वांट टू वेरीफाई योर मैथमेटिकल रिजल्ट्स ना, कि भी अच्छा जो आपने मैथमेटिक्स सॉल्व की है उससे जो इक्वेशन आई है क्या प्रैक्टिकली भी आपकी वही रिजल्ट्स आते हैं अगर आप उस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें। तो उसमें हम क्या करते हैं, वी टेक अ स्टैंडर्ड डाइपोल, ठीक है, और उसके इस साइड पे और इस साइड पे दोनों एंड्स के ऊपर हम उसके प्लेट्स लगा देते हैं, यानी उसको कैपेसिटिवली लोड कर देते हैं। ये एक कैपेसिटर सा बना हुआ है
जिसकी वजह से जो भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो सॉर्ट ऑफ ऐसे कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। और आपकी जो किताब है उसमें भी ये शेप बनी हुई है, ठीक है। एंड के ऊपर आप उसके प्लेट्स लगा देते हैं, ठीक है। तो इससे ये होता है कि जो आपकी करंट है दैट बिकम्स कांस्टेंट। नाउ यू कैन सी दैट करंट इफ यू मूव अलोंग z डायरेक्शन, जिसके अलोंग इस डाइपोल को हमने प्लेस किया हुआ है, देयर इज नो चेंज इन द करंट, ठीक है। तो अलोंग द z डायरेक्शन इट इज कांस्टेंट, लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि हर साइकिल में इट विल चेंज। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज, मैंने आपसे पूछा था कि फील्ड को किस सिस्टम में प्लॉट करेंगे, तो आप लोगों ने मुझे कहा कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम प्लॉट करेंगे। तो अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो वी हैव थ्री कंपोनेंट्स, वी हैव आर कंपोनेंट, वी हैव थीटा कंपोनेंट, वी हैव फाई कंपोनेंट। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि व्हेन आई एम सेइंग टू यू कि वी आर गोइंग टू डिटरमिन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्चुअली व्हाट आई मीन इज दैट वी आर गोइंग टू evaluate all three components of the electric field, ठीक है, and then we are going to combine it. तो जो आपके ये स्लाइड्स हैं, तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है। ओके, जो ये स्लाइड्स हैं ये थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से लिखी हुई है, और जो किताब का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम किताब के तरीके को थोड़ा फॉलो करते हैं, ठीक है। ओके, इन ऑर्डर टू that what is the electric field, we use some mathematical expressions from our EMF theory course, and उसमें what do we do is, जो basic principle है वो क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि the process is that we are going to start from the current and then we are going to go to the H magnetic field. अब करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड तक जाने का जो सफ़र है, there are two ways to do it. One is that we go EMF में हमारे पास एक्सप्रेशन होता है फोर्स डिटरमिन करने का, और फिर हम उस फोर्स से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाते हैं। लेकिन जो प्रोसेस हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे दैट वुड बी के फ्रॉम करंट वी वुड गो टू मैग्नेटिक पोटेंशियल, एंड फॉर मैग्नेटिक पोटेंशियल वी विल गो अप टू दिस पॉइंट, ठीक है। तो नाउ in your book, for a dipole which is placed along z-axis, has a total length of L, has a constant current across its surface as I naught, at a distance r from that, the value of magnetic vector potential is this, ठीक है। ये EMF की किताब में आपका एक्सप्रेशन मौजूद है। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट ओवर हियर ये जो हमारा ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला हुआ है, दिस इज इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, बिकॉज वी वांट टू डिटरमिन एक्सप्रेशंस ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगेन इन योर EMF थ्योरी कोर्स आप लोगों ने ये ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ी हुई हैं, ठीक है, फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गोइंग टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। So we use this transformation to determine AR component, A theta component, A phi component, ठीक है, and then we use the expression which is del cross A is equal to B, where A is magnetic vector potential and B is magnetic flux density, and then this B is equal to mu times H, where H is the magnetic field intensity and mu is the permeability of the material, ठीक है। तो we use this expression, and from current to vector potential we go up to this point, ठीक है। तो when we do that यहाँ पे हमारे पास A के दो कंपोनेंट्स हैं, R और थीटा, और जो फाई का कंपोनेंट है दैट बिकम्स 0,
by virtue of this cosine transformation. When we put the equation जो मैंने अभी आपको बताई है, तो this is our मैग्नेटिक फील्ड, एंड इफ यू लुक एट इट, इन दोनों को सिर्फ कंबाइन किया हुआ है हमने, और यहाँ पे म्यू से इसको डिवाइड कर दिया, यानी क्रॉस प्रोडक्ट लिया, और ऐसे देन व्हाट वी डू, इसको जब आप एक्सपैंड करेंगे तो दिस इज व्हाट यू गेट, तो यू गेट एच फाई कंपोनेंट of magnetic field, and r and theta are 0. Okay, this does make sense. Why does it make sense? Because if you look at this one, ठीक है, तो यहाँ पे your जो करंट है it is flowing along z axis, और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड डिटरमिन करें थ्रू यूजिंग राइट हैंड रूल, तो if you point your thumb in the direction of the flow of the current and if you curl your fingers, तो it is only this direction, phi direction में आपकी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें ये बात पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज सर्कुलेट्स द करंट, तो इफ द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड विल बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, phi कंपोनेंट, अगर करंट नेगेटिव z एक्सिस की तरफ फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड विल मूव इन दी नेगेटिव phi डायरेक्शन, ठीक है, तो इट मेक्स सेंस, इट इज लॉजिकल कि थीटा और r कंपोनेंट्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आर गोइंग टू रिमेन जीरो, बिकॉज as per rule magnetic field has to circulate the current. Here what happens is that from this magnetic field expression we go to the electric field expression. Now there are two ways to do it. One is that you start with the charge distribution, and the other one is, if you remember, जब हमने कोर्स शुरू किया था तो रीकैप में we did some equations, और जब हमने फैराडे लॉ को डिस्कस किया था और मैक्सवेल इक्वेशंस को डिस्कस किया था, तो we said कि we have del cross E is equal to 0, लेकिन for static field, लेकिन then we had another expression, क्या था जी, कुछ इस तरह से था, as per Faraday law. Then we had another expression which was del cross H is equal to J, ठीक है, plus JD, जिसमें जो JD था that was electric flux density. तो you can use either this equation or you can use either this equation because you have H now. तो आप यहाँ पे H को पुट करें and you go to this expression, you use this expression and you can determine what is the expression for E, ठीक है, तो there are two ways to do it. When you do that, now you get to know कि E के आपके पास दो components हैं, R and theta, and phi component is 0 क्योंकि phi direction में you have magnetic field, ठीक है, ये सारी की सारी इक्वेशंस पीछे बताई गई हैं, ठीक है, और बताया गया है कि कौन कौन सी इक्वेशन में कौन सी सब्स्टिट्यूशन हो रही है। अगर आप एक्चुअल इक्वेशंस को रिवाइज करना चाहते हैं जो इसमें इस्तेमाल हो रही हैं, तो आप ईएमएफ की बुक से भी रेफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज इसी किताब का जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें वही इक्वेशंस, वही रिलेशंस दोबारा से दिए गए हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी हैं ऑलरेडी। ओके, नाउ going back to this thing, if you remember, so far what we have done, we had the current का expression for small dipole, we went to magnetic field, लेकिन दरमियान में we used vector potential, ठीक है, जो हमारा रास्ता था वो magnetic vector potential से था, तो we used this, then we moved to electric field, and then from there now what we are going to do, we are going to go to this point, ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर की तरफ आएंगे, तो पावर डेंसिटी इज पॉइंटिंग वेक्टर,
पावर पर यूनिट एरिया, एंड तो वी नो कि दिस इज हाफ ई क्रॉस एच का कॉन्जुगेट। ई के हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एच का हमारे पास एक कंपोनेंट है। इनको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ई थीटा एच फाई कॉन्जुगेट, ई आर एच फाई कॉन्जुगेट। यू हैव टू components of pointing vector, one in the r dimension and the other one in the theta dimension। ठीक है, और दोनों एक्सप्रेशंस आपके पास पीछे मौजूद हैं, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, ये एक्सप्रेशंस आपके पास मौजूद हैं। आप इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल एंड अप इन दिस। ओके, नाउ फ्रॉम देयर वी वांट टू डिटरमिन द पावर। हमने क्या किया, वी डिड w डॉट ds, और ds के लिए हमने डबल इंटीग्रल ले लिया थीटा में और फाई में, एंड 0 से पाई तक है थीटा, और जो फाई है वो 0 से 2 पाई तक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द पावर दैट वी हैव। ठीक है, नाउ पावर के यहाँ पे जो है वो, अगर मैग्नेटिक पोटेंशियल के वो सॉरी अगर पॉइंटिंग वेक्टर के हमारे पास दो कंपोनेंट्स है तो पावर के भी हमारे पास दो कंपोनेंट्स है। लेकिन एक चीज जो इन्होंने थोड़ा बाद में इंट्रोड्यूस की हुई है, लेट अस इंट्रोड्यूस दैट थिंग फर्स्ट। वो चीज ये है कि शुरू में जो एजम्पशन ली गई है फॉर अ स्मॉल डाइपोल, that is that length of the dipole is very small, the radius of the dipole is very small। ठीक है, तो because length of the dipole is very small, इसका मतलब है कि any point which is in the far field of the whole antenna, the value of r will be very large as compared to 1। ठीक है, if we are in the far field away from the antenna, with respect to this geometry, the value of r, which is going to be this, that is going to be very large as compared to 1। Okay, now see a trick। two components, या चले यहां से बेशक शुरू कर लें। यू टेल मी, इन दोनों components में से if you use a very large value of r, तो पहला component is 1 over r square, the second component is 1 over r cube। ठीक है, इस component को अगर देखें, पहला component is 1 over r, the second component is 1 over r square and the third one is 1 over r cube। ठीक है, when you do that, ठीक है, यहाँ पे वो चीज मेंशन नहीं की हुई। इफ यू डू दैट, तो क्या मुझे बता सकते हैं व्हाट डू यू थिंक विच कंपोनेंट इज गोइंग टू सर्वाइव एंड विच कंपोनेंट इज गोइंग टू एलिमिनेट? क्यों जनाब? कैन यू टेल? सर ई आर जो है वो खत्म होगा ज़्यादा तेजी से क्योंकि उसमें दो कंपोनेंट है, आर स्क्वायर और एक आर क्यूब। जी बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा, और इसमें ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट वी विल हैव ओवर हियर इज ई थीटा is equal to j psi k I naught L sin theta over 4 pi r, और ये उसका फेज पार्ट है। ठीक है, एंड ई आर will be equal to 0 and E5 is equal to 0। और जो दूसरा एक्सप्रेशन है
इसको भी इवैल्यूएट करके देखिए। फार फील्ड के अंदर क्या होगा, ओनली फर्स्ट पार्ट विल रिमेन एंड this will cut out, so you will have h5 k I naught l sin theta j and 4 pi r और बाकी इसका जो फेज का पार्ट है, ठीक है। तो you have now, if you look at it, for the sake of this small dipole, you have only two components. This is h5, sorry, which is changing in the phi direction, and this is for the dipole which is along z axis, and you have e theta, ठीक है। नाउ इफ यू रिमेंबर, जब हमने पढ़ा था, जब अभी हमें ये सारी बात नहीं पता थी, we said we have a dipole, it has two poles, this is all is positive, this is all negative, ठीक है। और हमने कहा था कि ये डाइपोल जो है वो z एक्सिस के लॉन्ग है, तो इफ यू रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वर ऐसे ही थी ना। और किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप देखिए तो जो डायरेक्शन है ऑफ ई फील्ड दैट वाज इन थीटा डायरेक्शन ऑलरेडी, ठीक है। तो ग्राफिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी यही बात नजर आती है और मैथमेटिकली भी वही बात वेरीफाई हो रही है। तो इफ यू डू दैट, तो जब आपका पॉइंटिंग वेक्टर आएगा तो पॉइंटिंग वेक्टर विल डू नॉट हैव दिस कंपोनेंट, ठीक है, बिकॉज ई आर की वैल्यू फार फील्ड के अंदर एटलीस्ट, ठीक है, नियर फील्ड में ये दोनों कंपोनेंट्स होंगे, लेकिन फार फील्ड के अंदर आप देखिए जो हमने फार फील्ड की प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी कि फार फील्ड में ई और एच दोनों आपस में एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हो जाते हैं। और फिर हमने ये भी कहा था कि फार फील्ड में जाके जो हमारी फील्ड है या जो हमारा पावर पैटर्न है दैट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। और वो इसी वजह से कहा था बिकॉज ई आर का कंपोनेंट फार फील्ड में जाके ख़त्म हो जाता है। इफ़ यू स्टार्ट मूविंग इन द आर डायरेक्शन देयर इज नो चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हेंस बिकॉज ऑफ दिस रीजन, because there is no dependence upon R anymore, ठीक है। तो you will have no change if you move away from the antenna, ठीक है। तो now अगर आप अपनी मल्टीप्लिकेशन करें तो you will have only this component जो कि हाँ जी W theta होगा, I guess you will only have this component, and इसमें भी you will not have this component। या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने सिर्फ ई थीटा और एच फाई जब आपके पास ऊपर आ गए हैं इन दी फार फील्ड, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो वहाँ से आपके पास पावर आ जाएगी, उसको आप इंटीग्रेट करेंगे एंड इवेंचुअली व्हेन यू वांट टू डिटरमिन रेडिएटेड पावर, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, यहाँ पे फॉर के आर very large compared to 1 or very large as compared to lambda, so you only are left with one component, ठीक है। And then if you want to determine the radiation resistance, we know that P is equal to I square into R, तो यहाँ से आपके पास रेडिएशन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे इसको हम ख़त्म करते हैं by at this particular example what he's saying is कि find the radiation resistance of a very small dipole, बहुत जिसकी dimension is lambda divided by 50, you have the expression for radiation resistance. If you look at it, the value is 0.316 ohms. What do you think? This antenna, is it a good antenna or is it a very poor antenna? क्या इससे रेडिएशन होगी या नहीं होगी? सर इसमें एटलीस्ट 50 ohms नहीं होना चाहिए गुड जो रेडिएशन रेजिस्टेंस, मतलब जो गुड एंटेना होता है, ठीक है, अच्छा चलें, जो 50 ohms है
दैट इज नॉर्मली द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द एंटेना, ठीक है। रेडिएशन रेजिस्टेंस जो है वो उसकी वैल्यू 50 ओम्स कोई होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमें ये बात पता है कि उसकी वैल्यू लार्ज होना ज़रूरी है, ठीक है। जितनी ज़्यादा लार्ज होगी वैल्यू रेडिएशन रेजिस्टेंस की, उतनी ज़्यादा रेडिएटेड पावर होगी, ठीक है। ये सारी बात मैंने आपको इस वजह से की, इफ़ यू रिमेंबर, जब हम मोबाइल एंटेनास की बात कर रहे थे पिछली क्लास में, एंटेना फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस, तो वहाँ पे स्पेसिफिकली एक बात आई थी कि इन ऑर्डर फॉर एंटेना टू बी एन एफिशिएंट एंटेना, जो हमारे पास लेंथ है उसकी, दैट शुड बी रफली इक्वल टू λ/2, ठीक है। और अब हम, अगर आप चाहें तो व्हाट यू कैन डू इज एल की वैल्यू को λ/2 लें, ठीक है, यहाँ पे, एंड देन सी कि क्या इसकी वैल्यू आती है। यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, ज़रा मुझे सॉल्व करके बताइए। अगर यहाँ पे 1/2 आ जाए तो इट वुड बी 80 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ही आएगा ना, तो जी 20 पाई स्क्वायर। बताइए रफली क्या आती है, क्या इम्पिडेंस आती है या रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू आती है 20 पाई स्क्वायर पे। 197.4। सॉरी बेटा, कितनी? 197.4। 197.4, ठीक है। आगे जाके इसको थोड़ा हम देखेंगे कि क्या इस 197.4 की वैल्यू की कोई सिग्निफिकेंस है या नहीं है, इज इट रिलेटेड टू एनी क्वांटिटी, ठीक है। ये खाली इसका एक हाई नंबर होना इस बात की निशानी है कि इट इज़ अ गुड एफिशिएंट एंटेना, ठीक है। विल एक्सप्लोर दिस फर्दर लेटर ऑन, ठीक। प्लीज़ यहाँ तक पढ़ के आइएगा। आई वांटेड टू टेक अ क्विज टुडे, लेकिन आई कांट डू दैट, एंड आई थॉट कि अच्छा चलो जब आप लोग आएंगे तो आपकी कमिंग बैक ट्रीट जो है वो एक क्विज की फॉर्म में हम रख लेंगे, ठीक है। तो जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसको प्लीज़ आप अच्छी तरह से गो थ्रू कीजिए किताब से, नोट से, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अभी लैब सेशन में, और जो कोर्स है उसके हवाले से मुलाकात होगी मंडे को, ठीक है। तो अभी हम दोबारा से 11:45 पे कनेक्ट करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू लेट मी नो। इफ़ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस तो फिर हम क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं।